ओके जी। सो लास्ट क्लास में हमने बैक प्रोपगेशन पढ़ी थी। बैक प्रोपगेशन कह लेंगे अभी तक का सबसे तगड़ा एल्गोरिदम एक तरह का, जिसके अंदर हमने जिसकी डेरिवेशन हमने नहीं पढ़ी। हमने कहा कि यार जस्ट उसको हम बिलीव कर लेते हैं कि ठीक ही होगी, लेकिन उसकी इंट्यूशन हमने पढ़ी कि हो क्या रहा था। तो मेन चीज़ ये हो रही थी कि आपका न्यूरल नेटवर्क में आप एक फॉरवर्ड पास करते हैं, यानी कि आपने इनिशियलाइज किया कुछ वेट्स के साथ और अभी वो बिल्कुल गलत एस्टिमेट दे रहा है, लेकिन आपने एक एग्जांपल दी कि यार इस पे कैलकुलेट करोगे क्या प्रोबेबिलिटी आती है। वो जो प्रोबेबिलिटीज़ आई उनसे आपने देखा कि ये तो गलत आई हैं, ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट आउट किया और जितना डिफरेंस आ रहा था आपने उसको वापस बैक प्रोपगेट किया। बैक प्रोपगेशन आती है से करते हैं, वी डू इट इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेट्स, कि जितने वेट्स आ रहे थे मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड, जो कि चेन रूल की वजह से आ रहा था, और उसके हिसाब से हम पीछे हर एक को कितना कितना गलत डिसीजन लेने का इफ़ेक्ट प्रोपगेट करना है वो हमने किया। और फिर हम अगली दफ़ा दोबारा ये चलाएंगे और फिर दोबारा बैक प्रोपगेट करेंगे और अगली दफ़ा एंड वी डू इट ऑन ऑल आउटपुट्स एंड ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो उसके लिए डबल समेशन एक चल रही थी, जिसको हम एडअप कर लें तो हमारे पास टोटल ओवरऑल बैक प्रोपगेशन का एल्गोरिथम बन जाता, ठीक है। ओके, सो जहाँ पर हम रुके थे, लकीली वो पुटिंग इट टुगेदर वाली बात पे हम रुके थे, जहाँ पर हमारा पिछली दफ़ा हमारा लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट था, वरना हम इसको कर लेते, लेकिन इट्स अ गुड पॉइंट टू रीकैप और पुटिंग इट टुगेदर काइंड ऑफ एक ही चीज़ बन जाते हैं। तो सो बेसिकली हमने जो न्यूरल नेटवर्क अभी तक पढ़े हैं उनमें हमने कहा है कि इनपुट लेयर हैं, कुछ दरमियान में हिडन लेयर्स हैं और आउटपुट लेयर, ठीक है। और इसमें आपके पास कह लें कि डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी दरमियान में हिडन लेयर्स इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। उसका कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है, कि कितनी आप दरमियान में हिडन लेयर करना चाहते हैं। तो एक तो शुरू की लेयर है और एक आखिर की लेयर है। ये किसी हद तक आपको ऑलरेडी पता है। आखिर की लेयर तो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस जितनी है, ठीक है, जितने आपने चीज़ों में आपस में क्लासीफाई करवाना है। अगर एक ही चीज़ में कराना है कि भाई ट्यूमर है या नहीं, तो बस एक ही आखिर में नोड आएगी। अगर आपने मल्टीपल चीज़ों में कराना है, जिस तरह हमने एग्जांपल जो पढ़ी थी कि पेडेस्ट्रियन है, कार है, या कोई भी चीज़ है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, तो अगर अब ये तीन चीज़ें हैं तो फिर यहाँ पर 3 नोड्स आ जाएंगी, 4 चीज़ें तो 4 नोड्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो उससे डिसाइड हो गई कि आपकी आउटपुट नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है। इनपुट इस पर डिपेंड करेंगी कि आपने इनपुट फीचर्स क्या डिसाइड किए, ठीक है। जिस तरह हाउसिंग प्राइसेस में हमने साइज़ डिसाइड किया एक, अगर उसी को एक रखें तो ये एक हो जाएगी। अगर हमने नंबर ऑफ़ बेडरूम्स भी डाल दिए तो 2 हो जाएंगी। अगर मतलब इसी तरह मल्टीपल चीज़ें जितने भी हमने फीचर्स डालने वो सारे इनपुट पे आ जाएंगे। अगर आप इमेज प्रोसेसिंग करें एंड यू वांट टू क्लासीफाई कि भाई पेडेस्ट्रियन है, कार है, ये क्या चीज़ है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप इनपुट दें तमाम उसकी पिक्सल्स, तो फिर ये लेयर बढ़ के बहुत बड़ी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जितनी, ठीक है। तो मतलब जितनी भी पिक्सल्स है, ठीक है, अगर आपका लेट से के 100 बाय 100 का इमेज है तो ये 10,000 100 बाय 100 पिक्सल्स हैं तो 10,000 इनपुट आ जाएंगी। और अगर वो भी RGB हैं तो 10,000 इंटू 3 हो जाएगी, बिकॉज रेड, ग्रीन और ब्लू का अपना अपना कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनपुट हैं ये डिपेंड करती है कि फ़ीचर्स क्या सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। वो फीचर हो सकते हैं 2-4, जिस तरह हमने साइज़, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, उस तरह भी, और वो फीचर्स बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे नंबर ऑफ़ पिक्सल्स, ठीक है। और क्लासेस जो हैं वो भी इसी तरह, आपने अगर बहुत सारी कैटेगरीज़ में तोड़ना है तो बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, अगर आपने फिक्स करना है तो फिक्स हो जाएगी। लेकिन दरमियान में जो आपके हिडन यूनिट्स आते हैं वो टिपिकली एक रीज़नेबल डिफ़ॉल्ट ये है कि आप एक हिडन लेयर दरमियान में लगा लें, ठीक है। तो इसका कोई, मैंने बताया कि फ़िक्स रूल नहीं है, यू ट्राई थिंग्स आउट और उसके बाद आप देखते हैं क्या अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो इट्स प्रॉब्ली अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद वन एंड देन इनकॉर्पोरेट अनदर वन एंड सी कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है या सिंगल लेयर ही बेहतर रहती है, या कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब एक ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, लेकिन हिडन लेयर जो है वो
आप क्या समझें कि अगर जिस तरह हमने XOR की एग्जांपल की थी कि XOR करना है तो उसमें 2 लेयर्स हों, तो वो काइंड ऑफ पहली लेयर एंड और कर लेगी और दूसरा नॉट कर लेगी, और उससे आपका XOR की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो बाज़ का आपको ऐसी नॉन लीनियर बाउंड्री चाहिए होगी जिसमें आपको हिडन लेयर एक एक्स्ट्रा हेल्प कर रही हो। ठीक है, बाज़ का आपको वैसी नॉन लीनियर बाउंड्री नहीं चाहिए होगी, तो फिर एक ही लेयर काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके टिपिकली जो हिडन लेयर्स हैं वो रफली इज़ अ फैक्टर ऑफ कितनी इनपुट्स हैं। इनपुट अगर 3 हैं तो आउट ये आप 3 भी रख सकते हैं या उससे डबल कर लेंगे या 3 गुना कर लेंगे, लेकिन इस ऑर्डर में खेल रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल फिर आप जो लगा लें वो एक एक करके बढ़ाते जाते हैं और उसको चेक करते हैं कौन सी बेहतर है। आप स्टार्ट में आपको अगर कोई आता है कि नहीं मैंने 3 ही का बनाना है, वो भी आप कर सकते हैं, इट विल प्रॉब्ली वर्क फाइन। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे जाके देखेंगे कि व्हाट्स अ बेटर वे टू डिसाइड दीज थिंग्स कि क्या करना चाहिए। आज का लेक्चर बेसिकली, पिछला वाला लेक्चर जो था वो एल्गोरिदम हैवी था काइंड ऑफ, कि जिसमें बैकप्रॉप का एल्गोरिथम देख रहे थे। आज का लेक्चर जो है वो लाइट है इन अ सेंस कि इसमें हमारी मोर ऑफ अ मशीन लर्निंग एडवाइस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो वो टॉपिक्स छोटे छोटे से हैं विद नॉट दैट मच बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मेरा ख्याल है डिफ्रेंशिएट करते हैं एक अच्छे मशीन लर्निंग के बंदे को फ्रॉम जो कि दरमियाना हो। ठीक, सो ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज़ जो हमने पहले भी की हुई है कि अगर हमारी लेट से 10 क्लासेस हैं तो हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम उसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, कि हम आउटपुट लेयर में कहेंगे कि यार अगर 10 हैं तो अगर पहले 1 करना है तो हम कहेंगे 1 0 0 0 0, यानी कि इधर 1 आना चाहिए, बाकियों पे 0 आना चाहिए। अगर 2 करना है तो 2 पे 0 कर देंगे एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज पुट के ओवरऑल हम क्या करेंगे अगर हम स्टेप वाइज तोड़ दें कि न्यूरल नेटवर्क में हम ओवरऑल करेंगे क्या। तो ओवरऑल 6 स्टेप्स हैं, जिनमें से 4 इस स्लाइड पे हैं, 2 फिर हम अगली स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये हमने कहा था रैंडमली इनिशियलाइज वेट्स। अगर रैंडम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो सारे एक ही तरह से ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे, तो फ़ायदा कोई नहीं। तो डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट हम हर एक को देंगे, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम उसको कोई स्मॉल एप्सिलॉन प्लस माइनस रख के फ्रॉम 0 रैंडमली इनिशियलाइज कर दें। किसी भी इनपुट एग्जांपल पे आप फॉरवर्ड पास करेंगे कि x देंगे, उससे देखेंगे कि h ऑफ x क्या आउटपुट करता है। ठीक है, तो अभी हमने बिल्कुल गलत वेट से इनिशियलाइज किया हुआ है, जो भी आउटपुट आई हमने कहा ये जी आउटपुट आ गया। ठीक है, तो h थीटा जो थे थीटास, ये हमें अभी तक आपको पक्की बात जो क्लियर हो जानी चाहिए कि हम चाहे न्यूरल नेटवर्क कर रहे हो, चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हो, चाहे लीनियर रिग्रेशन कर रहे हो, आखिर में हम क्या निकालना चाह रहे होते हैं, थीटास, वेट्स निकालना चाह रहे होते हैं, जिससे हमारा एच थीटा बनता है और ताकि हम इन्फर कर सकें। ठीक है, उनकी बेस्ट वैल्यू। तो हमने शुरू में रैंडमली थीटास को इनिशियलाइज किया और फिर इनपुट को उससे पास किया, हमारे पास आउटपुट आई। उससे हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली कि वो हम जो एक्सपेक्टेड आउटपुट से कितना फ़र्क थी। फ़र्क जो था उससे हमने बैक प्रोपगेशन निकाली। ठीक है, हमने कहा कि यार कंप्यूट करो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, उसके हिसाब से हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है। ठीक है, और इन्हीं स्टेप्स को अगर हम कहें तो बेसिकली हमने तमाम एग्जांपल्स पे गए, हर एग्जांपल में हमने यही काम किया कि हमने फॉरवर्ड पास किया, कॉस्ट निकाली, बैक प्रोपगेशन की। ठीक है, वो जो बैक प्रोपगेशन आई उससे हमने एक लास्ट टाइम स्मॉल डेल्टा वाले वेट्स निकाले थे, जिनको हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे ओवर ऑल द एग्जांपल्स। ठीक है, तो अगर हम उसको ये कहें कि हमने कैपिटल डेल्टा रखा हुआ था और उसको हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे ओवर ऑल द एग्जांपल्स, और जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास उसका सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। उस क्यूमुलेटिव इफेक्ट के ज़रिए हम कंप्यूट कर सकते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये हमने ये 4 स्टेप थे हमारे काइंड ऑफ जो हर एग्जांपल पे कर रहे हैं हम, और उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकाल रहे हैं। लेकिन जब एक दफ़ा हमारे पास आ गया कि ये हमारा ग्रेडियंट बनता है जिस तरफ हमने जाना है बैक प्रोपगेशन के लिए, तो हम उसको किसी एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को या ग्रेडियंट डिसेंट को ही दे देंगे कि भाई इस हिसाब से वेट्स को अपडेट करो, और हम फिर दोबारा पहले स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने एक स्टेप अभी स्किप किया, उस पर मैं आता हूँ कि हम उसको एडवांस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम पे दे देंगे और
फिर वहाँ से अगले स्टेप पे जाएंगे, फिर अगले स्टेप पे जाएंगे, अनलेस कि हमारा उसका मिनिमा हमें नहीं मिल जाता। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था कि एफ मिन अंक होता है इन मैटलैब, और जो आप अभी असाइनमेंट कर रहे हैं सेकंड, उसमें कह लेंगे साइपाई के अंदर भी ऑप्टिमाइज का एक फंक्शन है जिसके अंदर आप बता देते हैं कि कौन सा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम यूज़ करें। तो वो जो भी यूज़ करेंगे वो आपको पहुंचा देगा, सिर्फ उनमें फ़र्क ये था कि कोई थोड़ा जल्दी पहुंचा देगा, कोई थोड़ा देर से पहुंचा देगा, लेकिन सारे मिनिमा निकालने की फंक्शन है। ठीक है, तो आपको वो अमूमन खुद इम्प्लीमेंट नहीं। दरमियान में हमने एक स्टेप ये किया था कि हमने एक ग्रेडियंट चेकिंग का भी एल्गोरिदम लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, और वो हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ग्रेडियंट चेकिंग जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि जे ऑफ थीटा हमारे पास है, तो वो जो हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है कि आप माइनस एप्सिलॉन पे भी कैलकुलेट कर लें, प्लस एप्सिलॉन पे भी कर लें, और उनका उससे स्लोप निकाल लें। तो इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि एक आपने कोई गलती तो नहीं की उसको निकालने में, उसको चेक करने के लिए एक सेकेंडरी इम्प्लीमेंटेशन कर लें जो कि न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन हो, कि आपका जो जे ऑफ थीटा बनता है आप इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इस पॉइंट में निकाल रहे हैं, थोड़ा सा एप्सिलॉन पीछे जाएं, थोड़ा सा आगे जाएं, तो ये जो चीज़ होती है ना, इनका डिफरेंस ये स्लोप को बड़ा अच्छा अप्रॉक्सीमेट कर रहा होता है। ठीक है, तो आप वो एक अप्रॉक्सीमेशन ले लें और उससे एक तरह का सैनिटी चेक कर लें कि यार ग्रेडियंट की कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो रही। ठीक है, अगर नहीं हो रही तो ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा, लेकिन आप इसको किसी रेंज में रख सकते हैं ना, कि 10⁻⁴, 10⁻⁵ इस रेंज में अगर एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट की कैलकुलेशन ठीक हो रही है। और अगर ठीक हो रही है तो उसके बाद हम इसको डिसेबल कर देंगे ग्रेडियंट चेकिंग को, क्योंकि ये हमने सिर्फ अपनी गलती निकालने के लिए किया है। इसका मकसद ये नहीं है कि ये करें, क्योंकि ग्रेडियंट तो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करने का कोड लिखा हुआ। ओके, सो दैट्स द ओवरऑल समरी ऑफ के जो हमने न्यूरल नेटवर्क पे करना है। ठीक है, एक चीज़ इसमें यह है कि जो जे ऑफ थीटा है फॉर न्यूरल नेटवर्क्स ये नॉन कन्वेक्स होता है, लेकिन इन प्रैक्टिस इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अमूमन आपका काफ़ी ठीक सा मिनिमा निकल आता। ठीक है, अगर हम देखें कि ओवरऑल ग्रेडियंट डिसेंट कर क्या रहा होगा न्यूरल नेटवर्क के केस में, तो ये काइंड ऑफ टॉय एग्जांपल है जिसमें हमने 2 थीटाज रखे हैं, लेकिन अब हमें पता है कि प्रैक्टिकली हम वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ थीटाज, क्योंकि हमारा न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे वेट्स हैं। ठीक है, तो लेकिन ये इमेजिन करने के लिए कि इसमें जो कॉस्ट फंक्शन है कि अगर ये थीटा एक हो, ये दूसरा थीटा हो, और उसके साथ में कॉस्ट फंक्शन प्लॉट करें, तो कुछ हाई पॉइंट्स हैं, कुछ लो पॉइंट्स हैं। और हाई पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एच ऑफ थीटा की आउटपुट है वो वाई से कोई अच्छी मैच नहीं कर रही इस जगह पे, इस वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। और जो लो पॉइंट्स हैं ये आपके मिनिमाज हैं कि जहाँ पर आपकी एच ऑफ थीटा और वाई जो है वो आपस में अच्छे मैच करें। ठीक है, तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो रैंडमली कहीं से स्टार्ट हुआ एंड इट विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स द हाईएस्ट स्लोप डाउनवर्ड्स एंड टेक अस टू सम मिनिमा जो कि आपका आ रहा है। ठीक है, और उस अगर मिनिमा में पहुंच गए मतलब इट्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, एच जो है वो वाई को अच्छा अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। मैक्सिमा का मतलब है कि अभी हमारा एच वाई को इतना अच्छा अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रहा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये विजुअली आपको बता रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम इसको विजुअली नहीं देख सकेंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेट्स। ठीक है, बट हमें कंसेप्चुअली पता चल गया कि हो क्या रहा है। ओके, सो एक छोटी सी हम एग्जांपल देख लेते हैं, फेयरली ओल्ड एग्जांपल, आई थिंक 1990s की है फ्रॉम, तो अभी ये जो ऑटोनोमस ड्राइविंग है ये इससे काफ़ी आगे चली गई है, लेकिन इस एग्जांपल को दिखाने का मकसद ये है कि इसके अंदर नॉर्मल बैक प्रोपगेशन ही और यही वाला न्यूरल नेटवर्क ही काम कर रहा है। इन अ मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्ली हम इसमें अगर करें तो विल बी यूजिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि और भी बहुत कुछ कर रहे होंगे, वो सीन की क्लासिफिकेशन भी कर रहे होंगे कि हर ऑब्जेक्ट क्या है, हर पिक्सल किस ऑब्जेक्ट को रेफर करिए, मगर ये सिंपल सी एग्जांपल आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देगी कि क्या हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि एक गाड़ी है जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और बड़ा लो रेजोल्यूशन इमेज वो ले रहा है, मगर उस इमेज की बेस पे वो गाड़ी का न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा है
कि उसको किस डायरेक्शन में स्टीयरिंग को मूव करना चाहिए। तो बंदा नहीं ड्राइव कर रहा बल्कि कंप्यूटर ड्राइव कर रहा है। और ये ऊपर है कि ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा हो तो दिस इज़ काइंड ऑफ राइट, दिस इज़ लेफ्ट। तो ये जो ब्राइट हिस्सा है ये शो कर रहा है कि जब बंदे ने मोड़ा स्टीयरिंग को किस तरफ, तो इस वक्त स्टीयरिंग इस जगह पे, अगर राइट पे मोड़ेगा तो इधर आ जाएगा, लेफ्ट पे मोड़ेगा तो इधर आ जाएगा। और ये है न्यूरल नेटवर्क ने क्या प्रेडिक्ट किया हुआ, ठीक है। तो बाकी हम इसकी वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि स्टार्ट में हमने सारा ग्रे सा होगा कि न्यूरल नेटवर्क कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, रैंडमली इनिशियलाइज हुआ है, बट आफ्टर अ वाइल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होना शुरू हो जाएगा कि बंदा जिस तरह से जा रहा था उसके हिसाब से, ठीक है। एंड उसके बाद आप ऑटोनोमस मोड में चले जाएंगे तो बंदे की बजाय न्यूरल नेटवर्क ड्राइव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी सी, मैंने वीडियो इसी जगह पे पॉज करके एक रखी हुई थी, ओके। अब इसके ऊपर ये कैमरा लगा हुआ है, अभी बंदा ड्राइव कर रहा है, एल्विन उसका नाम है, जो न्यूरल नेटवर्क है वो उसको देख रहा है सिर्फ ट्रेन। ये उसके इमेज पे आ रहा है सामने सड़क की तस्वीर। थर्टी बाई 32 पे ले आया। ये ग्रे शुरू में बैक प्रोपगेशन, ये अब ट्रेन हो रहा है। दो मिनट बाद ट्रेन हो गया। ये चौड़ी रोड्स पे भी ट्रेन किया, उस पर भी। अब ये ऑटोनोमस मोड में चला गया, बंदे ने छोड़ दिया है, अब ये खुद चलेगा। अब इधर आप देख रहे होंगे 3 नेटवर्क आ गए, ये डिफरेंट रोड टाइप्स के हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस वक्त वो सिंगल लेन रोड पे जा रहा है, तो एक इसमें से डबल लेन वाला भी है, सिंगल लेन वाला, हर एक रिस्पॉन्स अपना दे रहा है, ठीक है। तो उसमें जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, उसको ये पिक कर रहा है। तो इस वक्त सिंगल लेन वाला मोस्ट कॉन्फिडेंट जा रहा है तो वो उसको पिक कर रहा है। अब इसके आगे इंटरसेक्शन आ गई है, ठीक है। तो और उसके आगे डबल लेन रोड है, ठीक। कॉन्फिडेंस उनका कम हो गया है, डबल लेन वाली का ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसने क्रॉस किया है, अब 2 लेन नेटवर्क का कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया, अब वो उसके हिसाब से जाना शुरू हो गया।
ओके, सो ये आपका कुछ थोड़ा सा जस्ट टू शो यू के इन प्रैक्टिस अब आप इसके करीब करीब पहुंच गए कि आप ये वाले काम कर लें. इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क. इट्स सिंपली 30 by 30,000 पिक्सल्स इनपुट ले रहा है, ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया हुआ था, ठीक है, और उसकी बेस पर ट्रेन कर रहा है. तो ये जो आपके छोटे मोटे कंपटीशन होते हैं जिसमें वो लाइन ट्रैकिंग रोबोट और इस किस्म के, वो वहाँ पर अब आप इस किस्म का न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करके यू कैन ट्राई टू विन दोज कॉम्पिटिशन, ठीक है, और ये काम कर सकते हैं. इट्स नॉट यानी इवन क्लोज टू जो आजकल हो जाता है, ठीक है, ये काफ़ी पुरानी है, 90s की है. उस हिसाब से बड़ी कोई ज़बरदस्त चीज़ थी, लेकिन ऑब्वियसली अब उसको 20-30 साल हो रहे हैं आई गेस, तो उसमें ये चीज़ बहुत आगे आ गई है. लेकिन स्टिल हम न्यूरल नेटवर्क पे यहाँ तक पहुँच गए कि सिंपल न्यूरल नेटवर्क बैक प्रोपगेशन वगैरह कर सकें. ओके, सो यहाँ तक तो हो गया जो मैं लास्ट क्लास में करना चाह रहा था, ठीक है. सो यहाँ तक पहुँच के आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि न्यूरल नेटवर्क जो है, न्यूरल नेटवर्क, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, आपने 3-4 जो मेजर टेक्निक्स हैं मशीन लर्निंग की वो कर ली हैं. और अब आप मशीन लर्निंग के वो चीते तो नहीं बने, लेकिन ऑलमोस्ट चीता बन गए, ठीक है. तो अब आप थोड़ा फ्लेक्स भी कर सकते हैं. और बहुत सारे लोग जो कह रहे होते हैं कि जी वो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हैं, प्रॉब्ली आप उससे थोड़ा सा बेहतर ही होंगे बजाय इसके कि उससे कम. बेटर कि वो आपकी असाइनमेंट्स खुद से तीनों अगर कंप्लीट हो जाएं, जो अभी दो हैं, तीसरी भी मैं डाल दूंगा जब दूसरी कंप्लीट होगी. तो जब आप न्यूरल नेटवर्क भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उस वक्त आप ज़्यादा बेहतर तौर पे फ्लेक्स कर सकते हैं. लेकिन बट यू हैव द आइडिया, ठीक है. ओके, सो अब हम जो आज के मेन लेक्चर का मकसद है वो है कि अब टेक्निक्स तो आगे ट्राई कैसे करें, ठीक है. तो इट्स मोर ऑफ अ लेक्चर ऑन कि कैसे अप्लाई कैसे करना है और उसमें क्या पिटफॉल्स हैं और क्या तरीका बेहतर है, ठीक है. तो लेट्स इमेजिन द सेम जो हमारा हाउसिंग प्रेडिक्शन वाला केस था जिसमें हमने लीनियर रिग्रेशन से प्रेडिक्ट किया कि भाई घर की ये प्राइस होनी चाहिए. लेट्स से कि आपने कोई उस पर नेटवर्क ट्रेन किया, लीनियर रिग्रेशन या एनीथिंग, और उसके बाद या पॉलिनोमियल रिग्रेशन ट्रेन की, लेकिन जब आपने उसको नए डाटा के ऊपर ट्राई किया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, ठीक है. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये होता है कि आपने सब कुछ थ्योरी पढ़ ली और आपने असल में अप्लाई किया तो आप रिजल्ट सही नहीं आ रहे. अब क्या करें, ठीक है. तो अब आपके पास क्या नॉब्स हैं जिनको छेड़ेंगे तो कोई चीज़ इंप्रूव हो सकती है, ठीक है. तो देयर कैन बी मैनी थिंग्स, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि उनमें से क्या ट्राई करना चाहिए. पहली चीज़ ये हो सकती है कि आप ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स लाएँ. आपके पास, आप कहें कि जी मेरे पास घरों का डाटा ज़्यादा नहीं था तो मैं डाटा को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. मैं कहता हूँ कि यार और बंदे भेजो, वो सर्वे करें लोगों से कि भाई कितने का घर ख़रीदा है और घर की मज़ीद डिटेल लें एंड सो ऑन, ठीक है. तो एक तो ये है कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल बढ़ाया जाए. दूसरा ये हो सकता है कि हम स्मॉलर सेट ऑफ फीचर्स ट्राई करें, ठीक है. बाज़ का होता है कि आप ओवरफिट कर रहे होते हैं, इसलिए असल डाटा पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते. तो आप चाहेंगे कि यार थोड़ा फीचर्स को कम करके देखते हैं. हो सकता है सेम फीचर 2 जगहों पे आ रहा हो, डिफरेंट एरिया जो है वो लेंथ और विड्थ में कवर हो रहा हो, ठीक है. तो वो कोई अच्छा जनरलाइज ना कर रहा हो, ओवरफिट हो गया हो, ट्रेनिंग सेट पे अच्छा फिट हो गया और टेस्ट सेट पे उतना, यानी जब नए डाटा पे ट्राई करें तो इतना अच्छा फिट ना हो. या ये हो सकता है कि आपने फीचर कम यूज़ किए हो, ठीक है. आपको असल में और फैक्टर्स बीच में डालने की ज़रूरत हो. आप सिर्फ साइज़ ले रहे हो, आप उसमें नंबर ऑफ़ बेडरूम्स भी डालें या नंबर ऑफ़ वॉशरूम्स डालें, या आप कोई लोकेशन इंफॉर्मेशन डालें जिससे आप कि भाई DHA में घर है या पीरोदाई में, ठीक है. वो तो उनमें से आप कौन सा कीमत होगी, ठीक है. फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एडिशनल फीचर्स डाल सकते हैं. आप कह सकते हैं कि यार मैं अभी तो स्क्वायर तक जा रहा था, मुझे क्यूबिक भी डालने चाहिए, मुझे पावर 4 वाले भी डालने चाहिए. तो पॉलिनोमियल की ऑर्डर जो है ना वो बढ़ाना शुरू कर दें. आप लैम्डा के साथ भी खेल सकते हैं. आप कहें कि नहीं यार मैंने रेगुलराइजेशन जो की थी वो मैंने कोई ज़्यादा
सख्त कर दी थी जिस वजह से वो अच्छा मॉडल नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको कम कर दूं, या वो ज़्यादा लूज़ कर दी थी जिसकी वजह से वो ओवर फिट हो गया तो मैं उसको बढ़ा दूं, ठीक है। तो अब ये बहुत सारी ऑप्शन है, इनमें से क्या ट्राई करें, ठीक है। इसमें जो सबसे बुरा तरीका होगा ट्राई करने का वो ये होगा कि बस रैंडमली कोई एक पिक करें और उसको ट्राई करना शुरू कर दें, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप कुछ इस तरह जाएं कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कोई मेथोडिकल तरीका बनाएं जिससे आप गेज कर सकें कि यार इस वक्त में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है वो आ कैसा रहा है, ठीक है। बिकॉज इनमें से कुछ चेंजेस जो हैं वो सादी नहीं है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स लेनी है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि 2-3 महीने का प्रोसेस हो, ठीक है। आप बंदे भेजें, वो असल में सारे इलाकों में जाएं और लोगों से सर्वे फॉर्म फिल करें, वो आप उसको डिजिटाइज करें उन सर्वेस को, और उसके बाद आपके पास वो डाटा है, ठीक है। और आपने उसके बाद जब ट्राई किया तो पता चले फिर भी मसला कोई और था। हो सकता है आप असल में ओवर फिट कर रहे हो या अंडर फिट कर रहे हो, लेकिन आप असल में ट्रेनिंग एग्जाम्पल ज़्यादा करने में बैठ गए, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अंडर फिट कर रहे थे, तो अब आप जो मॉडल कर रहे थे वही सही नहीं हो रहा था उससे, तो अब आप ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल भी कर देंगे तब भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर वो लीनियर लाइन से अप्रॉक्सीमेट नहीं हो सकता था तो नहीं हो सकता था, ठीक है। तो उसका बेहतर तरीका क्या है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ डायग्नोस्टिक्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए जो हमें कोई इंसाइट दे सकें कि असल में हो क्या रहा है, ठीक है। और बेसिकली हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, और जो आज के लेक्चर है उसका मेन मकसद यही है कि हम कुछ डायग्नोस्टिक्स बना सकें जो हमें बता सकें। ऑब्वियसली इनको इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा, बट इट्स अ वेरी गुड यूज़ ऑफ योर टाइम, बिकॉज ये आपको इंसाइट दे रहा है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कई दफ़ा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा हुआ है वो यही रहा हुआ है कि हम हमेशा इस किस्म के डायग्नोस्टिक्स को देख के अगर डिसीजन लेना, तो फिर आप एक्चुअली डायग्नोस्टिक इम्प्लीमेंट करने में शुरू में लग रहा होता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली आपको वो टाइम बच जाता है, क्योंकि बिकॉज आप कोई गलत डायरेक्शन में जाते ही नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि प्रॉब्लम किस किस्म का होगा, ठीक। ओके, सो सबसे पहले तो हमें कोई मैकेनिज्म रखना चाहिए कि हम हाइपोथेसिस का एनालिसिस कर सकें कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस दिया है, बनाया है, जो थीटास निकाले उनमें मसला आ क्या रहा है, ठीक है। तो एक जिस तरह अब अगर हमारा नई एग्जांपल्स को बहुत अच्छा फिट नहीं कर रहा, ठीक है, तो हमने पहले भी एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि हो सकता है कि हम ओवर फिट कर रहे हो, ठीक है। ओवर फिट कर रहे हो यानी कि हमने हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल बना दिया हो, ठीक है। अब ये एक केस है, हो सकता है हम अंडर फिट कर रहे हो, अभी हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक केस ये है कि ओवर फिट हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे गेज करें कि ओवर फिट है या अंडर फिट है, ठीक है। हमने ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग पढ़ी। अंडर फिटिंग के केस में हमने कहा था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर ओवर फिटिंग है तो क्या होगा कि हमारे ट्रेनिंग सेट के ऊपर तो बहुत अच्छा सारे पॉइंट से गुजर जाएगा और हमारा एरर क्लोज टू 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम नई एग्जांपल देंगे तो हमारे पास एरर हमेशा आया करेगा, बिकॉज अब इस जगह पे अगर किसी ने दे दिया तो हम बजाय ये कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं, हम इस जगह पर प्रेडिक्ट करेंगे, जो कि कोई अच्छा प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि अभी तक तो हम सिर्फ कॉस्ट फंक्शन निकाल रहे थे। जो असल में किया जाता है कि हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। जो हमारा सारा डाटा था ना उसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक हिस्से पे हम कहते हैं इस पे हम ट्रेन करेंगे, और ये वाली एग्जांपल्स हमारी ट्रेनिंग ने नहीं देखी होंगी, इस पे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट अलग कर लो, ट्रेनिंग अलग कर लो। तो इनको हम कह देंगे एक्स वाई, लेकिन इसको हम एक्स टेस्ट वाई टेस्ट आई कह देंगे, ठीक है। तो ये एक्स टेस्ट 1 वाई टेस्ट 1 एंड सो ऑन है, ठीक है। और ये हम अमूमन इसको ये नहीं इसको हमने रैंडमली पिक करना है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर किसी तरतीब से चीज़ें पढ़ी हैं तो ये नहीं हमने कि आखिर वाले कर लिए, ठीक है। बिकॉज हम चाहेंगे कि इसमें हर तरह की एग्जाम्पल्स हो, ठीक है। छोटे घर हों, बड़े घर हों, हर तरह के घर हों, डिफरेंट इलाकों के घर हों, ठीक है। स्टिल हम उसको प्रोडिक्ट कर सकें, ठीक है। तो हम उसका तरीका यही है कि आप इसको रैंडमाइज कर लें। टिपिकली आप क्या करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग सेट टेस्ट सेट है, आप 70% ट्रेनिंग रख लिया, 30% टेस्टिंग के लिए रख लिया, इस किस्म का डिवाइस। मगर ये नंबर वेरी कर सकते हैं, इस बेस पे वेरी कर सकते हैं कि आपके पास कितनी एग्जांपल्स थी। हो सकता है आपके पास एग्जांपल्स कम हो तो आप थोड़ा सा कोई और डिवीजन करें। अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप इसके करीब
करना चाहेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक बात समझ आ गई कि जब आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग के सेट को अलग कर देंगे, उससे क्या होगा कि अगर वो ओवरफिट हुआ तो इस डाटा पे होगा ना, पर आपको इस डाटा से पहले ही पता चल जाएगा कि यार कहीं गलत, अगर इस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कोई ओवरफिटिंग का लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि आप ट्रेनिंग सेट के ज़रिए मिनिमाइज करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे टेस्ट सेट के ऊपर। ठीक है, तो आपका टेस्ट सेट के ऊपर आपका वही जो भी ये अब जिस तरह हमारा एरर फंक्शन जो था, जो हमने पहले भी निकाला हुआ था कि आप क्या करेंगे, एच ऑफ थीटा से वाई थीटा माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर्ड एरर आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है लीनियर रिग्रेशन का। तो ये हमारा लेट से हाउसिंग प्राइसेस के केस में इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है कि आप इसको एक्स टेस्ट वाई टेस्ट पे ट्राई करें ओवरऑल टेस्ट सेट। ठीक है, तो 1 से लेकर जितनी टेस्ट सेट की एग्जाम्पल है, अब आपने ट्रेनिंग सेट के हिसाब से नहीं इसको देखा, ट्रेनिंग सेट को यूज़ किया फॉर ट्रेनिंग के लिए, ट्रेन करके जब थीटा निकल आए तो आपने उसको इससे वैल्यूएट किया और देखा कि यार ये कितना अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेट पे हो सकता है वो कहेगा जी मैं तो 90% हूँ। ठीक है, और फिर हमने टेस्ट सेट पे आगे किया तो उसका सक्सेस रेट जो है वो अचानक गिर के 70% आ जाए, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा जनरलाइज नहीं हुआ। ठीक है, व्हाट अबाउट कि हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे यही काम करना होता है। ये तो था कि लीनियर रिग्रेशन में तो सिंपल यही चीज़ बनती थी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन इस किस्म का था। ठीक है, अच्छा कॉस्ट फंक्शन तो हम ट्रेन करते हुए तो वही रखते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए हम अमूमन इसके बजाय यूज़ करते हैं मिस क्लासिफिकेशन एरर। ठीक है, या 0-1 मिस क्लासिफिकेशन एरर उसको कहते हैं। उसमें हम एरर बेसिकली ये कह देते हैं क्योंकि जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसमें आपके पास या तो y इज इक्वल टू 0 आना था या y इज इक्वल टू 1 होना था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा एरर जो है ना किसी भी एग्जाम्पल में, ठीक है, वो 1 लूँगा मैं अगर मेरा एच थीटा ऑफ एक्स जो है, सॉरी छोटा 1 इफ h theta of x is greater than or equal to 0.5, लेकिन असल में y जो था वो 0 था। तो इसका मतलब है कि असल आउटपुट 0 थी, मगर मैंने प्रोडिक्ट कर दिया 0.5 और अबव, जिसका मतलब है कि 1 उसकी बेस पे प्रोडिक्शन होगा, और आपका h थीटा ऑफ x जो हो वो लेस देन 0.5 हो, लेकिन y असल में 1 हो। ठीक है, तो यानी दोनों गलत केस जो बनते हैं, गलत केस ही बनेंगे ना कि मैं प्रेडिक्ट कर दूं 1 और असल में वो 0 हो, या मैं प्रेडिक्ट कर दूं 0 और असल में 1 और वो मेरे थीटा पे बेस कर रहा है, और इस 0 अदरवाइज में कह दूं। ठीक है, कि अगर ये केस आ रहा है यानी एरर वाला गलत प्रेडिक्शन है तो मैं उसको 1 कह दूं, सही प्रेडिक्शन है तो मैं उसको 0 कह दूं। तो ये इसमें फिर आपके पास एक तरह का टेस्ट सेट पे एरर काउंट आ जाएगा, तो ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल किस्म का बनेगा। ये हमने इसलिए बनाया था क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को वो ये मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। क्यों हमने ये कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बनाया था, लॉग क्यों डाले थे? कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या, इसके लफ्ज़ याद आ गया है सही, लेकिन कन्वेक्स क्या, सही कह रहे हो आप कि क्या चीज़ कन्वेक्स हो, कॉस्ट फंक्शन कन्वेक्स हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो लेकिन अगर मैंने समझना है कि कितने एरर आ रहे हैं तो मुझे शायद ज़्यादा बेहतर है कि मुझे बस पता चल जाएगा यार कितने गलत हो रहे हैं। तो ये जो हमने अभी लिखा है ये बता रहा है कि टोटल तमाम टेस्ट सेट के ऊपर कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये मैंने एरर निकाल लिया है और मैं i इज इक्वल टू 1 टू जो भी m टेस्ट है उस पर चला जाता हूँ और हर एक पे यही वाला एरर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल जितनी गलतियाँ आ रही हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो इससे एक आइडिया हो जाएगा कि गलतियाँ कितनी आ रही हैं और उसके हिसाब से फिर हम कह लो कि देख सकते हैं कि टेस्ट सेट पे परफॉर्मेंस क्या आ रही है। ठीक है, ओके। सो अभी तक पहली चीज़ क्या है कि बजाय इसके कि बस अन्य ट्रेन कर दें नेटवर्क को,
आप अपने ट्रेनिंग सेट, जो भी ट्रेनिंग सेट था उसको 2 हिस्सों में तोड़ लें, ठीक है। आप ट्रेनिंग सेट लदा कर दें और जो 30% 20% जो है वो टेस्ट सेट रखें, इस पर ट्रेन करें, उस पर टेस्ट करें। इट विल गिव यू अ लेस बायस्ड व्यू ऑफ के असल में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है मॉडल सिलेक्शन, जिसको अब हम थोड़ा सा ट्रेनिंग वैलिडेशन टेस्ट सेट कहेंगे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये यूई वाली हम ओवरफिटिंग की एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें लेट्स से कि मैं ये चूज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं थीटा जो रखूँ उसमें मैं कितनी पॉलिनोमियल टर्म्स रखूँ। लेट्स से एक्स स्क्वायर तक जाऊँ, एक्स क्यूब तक जाऊँ, एक्स 4 तक जाऊँ, कहाँ तक जाऊँ, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये था ना कि ट्रेनिंग और टेस्ट अलग कर लें, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट में आते हैं। अब हम उसमें हमने सिर्फ ये देखना था कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। अब हम चूज़ करना चाह रहे हैं मॉडल, ठीक है। हम चूज़ करना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो किस डिग्री का हो, ठीक है। डिग्री 1 का हो, क्या मैं थीटा 0 प्लस थीटा 1x रखूँ, या प्लस एक्स स्क्वायर डालूँ, डिग्री 2 का कर दूँ, या एक्स क्यूब भी डाल दूँ, डिग्री 3 का कर दूँ, या एक्स 4 डालूँ, ठीक है। अगर मैंने वो सिलेक्ट करने हैं तो तब मुझे ये ब्रेकअप कैसा करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि यार आप डिग्री 1 से लेकर डिग्री 10 तक के सारे केसेस बना लें, तो 10 केसेस बन गए, ठीक है। आप समझ लें कि एक और पैरामीटर है डी, जिसको आप डिग्री, जिसको आप ट्रेन करना चाह रहे हैं, जो कि 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, ट्रेनिंग सेट पे हर एक को ट्रेन कर दें, इसको भी 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 ट्रेन कर दें, सारे मॉडल्स को ट्रेन कर दें। और ट्रेन करने के बाद आप क्या करें, देखें कि उनमें से टेस्ट सेट के ऊपर सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करता है। जो बेस्ट परफॉर्म करे आप कहेंगे ये मॉडल ठीक लगता है। सो आइडिया समझ आ रहा है कि बजाय इसके कि वो जो डिग्री हमने पॉलिनोमियल की रखनी थी वो हम रैंडमली चूज़ करें, हम उसके बजाय डिफरेंट बना दें जो भी केसेस बन सकते थे और उनके हिसाब से ट्रेन करके उनमें से पिक कर लें। बजाय जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मुझे जितना को मैंने मशीन लर्निंग की जो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स पे काम किया उसमें जो मुझे चीज़ आई, आपके ट्रेनिंग का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो आपकी गट फीलिंग होती है कि आपने सोचा कि यार ये चीज़ बेहतर करेगी और आपने कहा चलो यार उसी को ट्राई कर दें, ठीक है। उस पर ना जाएं, ठीक है। आप उससे थोड़ा अपने बायस से बाहर निकल आएँ। आप कहेंगे यार मेरे पास क्या क्या ऑप्शन ट्राई करने वाली है, मैं ये सारी ऑप्शन ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। उनमें से जो बेस्ट परफॉर्म करेगी उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं जब OCR पे काम कर रहा था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन पे, कि जो अल्फ़ाबेट्स हैंड रिटन लिखे हो उनको डिटेक्ट करेंगे वो A है, B है, C है, उनमें कई हमें आइडिया है कि यार इस तरह ये वाला फीचर एक्स्ट्रा डाल दो, ये वाला फीचर एक्स्ट्रा डाल दो, ठीक है। एंड पे उनमें से कोई भी गट फीलिंग काम नहीं की। जो बेस्ट रहे वो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स की कमेटी रही, ठीक है। उनमें मेरा ख्याल है जो हमारा बेस्ट चीज़ चली थी, हमने उसमें स्मॉल और लार्ज साइज़ को अलग किया था, उसने हमारी इंप्रूवमेंट लाई थी, ठीक है। तो इट वाज वन ऑफ मैनी थिंग्स दैट वी ट्राइड, लेकिन जो बेस्ट थी वो ये थी कि जिस तरह हम ये लिखते हैं ना, Y लिखते हैं तो ये बड़ा होता है, A लिखते हैं तो छोटा होता है, तो जो नॉर्मली लोग कर रहे थे वो सेम साइज़ पे स्केल कर रहे थे, तो हमने इन टाइप शुरू में एक गैस लगा कर उनकी स्केलिंग अलग अलग कर दी, ठीक है। एंड इट परफॉर्म्ड एक्चुअली वेल, ठीक है। लेकिन वो क्या था, इट वाज वन ऑफ मैनी थिंग्स जो कि हमने ट्राई की, जो इवेंचुअली जिनमें से एक चीज़ वर्कआउट की, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इधर हम पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इससे जो मैसेज लें वो ये लें कि इन जनरल आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जो आपको लग रहा है ना कि ये ऑप्शन भी ट्राई की जा सकती है, ये भी ट्राई की जा सकती है, ये भी ट्राई की जा सकती है, जस्ट उनको इम्प्लीमेंट करके उनको किसी वैल्यूएशन मेट्रिक के अगेंस्ट देख लें। और वो वैल्यूएशन मेट्रिक हमने क्या रखा है कि ट्रेनिंग सेट अलग रखें, टेस्ट सेट अलग रखें, ट्रेनिंग पर ट्रेन करें सारे मॉडल्स को और टेस्ट सेट पे जाके देखें कि उनमें से बेहतर कौन परफॉर्म करता है। जो बेहतर परफॉर्म करता है उसको चूज़ करें, ठीक है। काइंड ऑफ मेरिट बेस्ड हो गया एक तरह का, बजाय इसके कि आपने अपनी कोई गट फीलिंग। तो ये आपने किया, ठीक है। सो ये बात समझ आ गई सारी आपको, ठीक है।
तो आपने फॉर एग्जांपल जब उसको टेस्ट सेट पे टेस्ट किया तो जो 5th डिग्री वाला जो था ना वो आ गया बेस्ट, ठीक है। तो अब इसमें एक छोटा सा और प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि आप ये कैसे कहेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप कहें कि मैंने टेस्ट सेट के ऊपर जो भी परफॉर्मेंस आई वो रिपोर्ट कर दी कि यार ये मैंने ट्रेनिंग सेट पे इन सारों को ट्रेन किया, टेस्ट सेट पे सारों को टेस्ट किया, टेस्ट सेट पे जी मुझे उसने बताया जो 5वें नंबर वाला था ना वो उसकी परफॉर्मेंस आ रही थी 95%, तो मैं कहूँ कि ये 95% एक्यूरेट है। इसमें भी एक इनहेरेंट गलती आ जाती है। गलती ये आ जाती है कि टेस्ट सेट को आपने यूज़ किया है फॉर चूजिंग बिटवीन दीज, ठीक है। अगर आपने टेस्ट सेट को इनको चूज करने के लिए यूज़ किया है तो आपको उस पे नंबर्स नहीं कोट करने चाहिए, बल्कि उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स होनी चाहिए जिनके ऊपर नंबर दे, ठीक है। क्योंकि इस पे तो आपने मैक्सिमाइज किया था, तो ऑब्वियसली जिस पे मैक्सिमाइज किया उसकी तरफ तो बायस आ गई, ठीक है। तो आपको चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट सेट हो जिसके, ये वो कॉमन गलती है जो मैंने बड़ी जगह देखी है, ठीक है। अक्सर पेपर्स में भी लोगों ने ये की होती है। अक्सर जब मैं FYP की प्रेजेंटेशन में बैठा होता हूँ, लोगों ने मॉडल सिलेक्शन में जो टेस्ट सेट यूज़ किया होता है उनसे पूछो कि यार आपने कैसे टेस्ट किया, तो उसी के ऊपर उन्होंने नंबर कोट किए होते हैं कि जी हमारी ये एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। कि बेहतर तरीका ये है कि आपने अगर आपने टेस्ट सेट को यूज़ कर लिया है टू ट्यून अ पैरामीटर, तो अब आप किसी और सेट पे चेक करें उसको, ठीक है। तो अभी हम करना यही चाह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो अब हम कैसे टेस्ट सेट एरर करें। एक तरीका ये प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आप टेस्ट सेट पे उठाएंगे तो ये ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट होगा, बिकॉज आपने उसी पे तो ट्यून किया था। बेहतर है कि आप इसको 2 के बजाय 3 हिस्सों में तोड़ दें, ठीक है। एक हिस्सा ट्रेनिंग सेट रखें, एक टेस्ट सेट रखें और एक तीसरे को हम भी कहेंगे वैलिडेशन सेट, ठीक है। सो यू गेट द आइडिया। प्रॉब्लम तो समझ आ रहा है ना कि आपने अगर ट्रेनिंग सेट को ट्रेन करने पर लगा दिया था डिफरेंट पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है, और टेस्ट सेट की बेस पे आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई की, तो फिर अगर आप उसी पे रिपोर्ट करेंगे तो ये एस्टिमेट बायस्ड होगा थोड़ा सा, क्योंकि आपने उसी सेट पे तो मैक्सिमाइज किया। तो हम अमूमन फिर क्या करते हैं कि हम 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक हिस्से को कहते हैं ट्रेनिंग सेट, एक को कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन या बाज का सिर्फ वैलिडेशन भी कहते हैं, और एक को हम कहते हैं टेस्ट सेट। तो हम रिपोर्ट टेस्ट सेट पे ही करेंगे, लेकिन वो जो चूज करना था हमने कि हम D0 D1 कौन कितनी डिग्री रखें पॉलिनोमियल, वो हम क्रॉस वैलिडेशन सेट से उठा लेंगे, ठीक है। तो हम टिपिकली आप क्या कर सकते हैं 60-20-20 कर लें कि 60% पे ट्रेन करें सारे डिग्रीज पे, डिग्री 1 से लेकर डिग्री 10 तक जिस तरह हमने रखा था, ठीक है। वो 10 भी इसीलिए रखा है कि मतलब जस्ट टू शॉर्टन द एग्जांपल, आपके जहन में आता है कि नहीं इससे ज़्यादा भी मैटर करते हैं तो आप उससे ज़्यादा पे ट्रेन कर लें, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने 10 तक ही जाना, ठीक है। लेकिन आपने बहुत सारे मॉडल ट्रेन किए ऑन ट्रेनिंग सेट, उनको आपने क्रॉस वैलिडेशन सेट के जरिए आपने उनमें से जो बेस्ट मॉडल निकलता था वो निकाल लिया, लेकिन उसकी एक्यूरेसी जब आपने कोट करनी है तो आप उसको एक थर्ड टेस्ट सेट हो जो कि ना ट्रेनिंग में यूज़ हुआ ना आपके इधर पैरामीटर ट्यूनिंग में यूज़ हुआ, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ पैरामीटर ट्यूनिंग के, आपने पैरामीटर ट्यून किया ना एक, तो अगर उस वाले सेट पर ट्यून किया है तो फिर अब आप उसको यूज़ ना करें, आप जिस पर ट्यून नहीं किया न्यू एग्जाम्पल्स पे ट्यून करें। न्यू एग्जाम्पल पे जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो नंबर आपका ज़्यादा एक्यूरेट होगा और वो आपको सच्ची तस्वीर दे रहा होगा, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि जो हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग में भी यही मसला होता है कि हमारी कंफर्मेशन बायस होती है, हम जो रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं ना हम उसके हिसाब से पैरामीटर्स को ट्यून कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बंदा अपना एक सही एनालिसिस कर लेता है तो वो आइडेंटिफाई कर जाता है कि ये मेरी वीकनेस है, मैंने इसको फिगर आउट करना है और इसको करना है। जिस तरह मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया कि मेरे पास बच्चे आते हैं कहते हैं सर आपने फेल कर दिया, ठीक है। कभी ये नहीं आएगा कि सर आपने पास कर दिया, ठीक है। तो पास करने में उन्हें लगता है कि ये हमारी वजह से हुआ और फेल करने में लगता है कि ये सर की वजह से हुआ है। तो ये एक आपकी जो इनहेरेंट हमारी साइकोलॉजी में बायस होती है टूवर्ड्स, कह लो कि हम डिनाइल में होते हैं किसी हद तक, इट मेक्स अस फील बेटर, ठीक है, कि हम कह लें एंक्शियस नहीं होते, एंग्जाइटी नहीं होती अगर हम ब्लेम कर सकें, ठीक है, किसी पे। लेकिन अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको उस एंग्जाइटी से गुजरना है और आपको फिर वो सच्ची वो चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए अक्सर सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जिस तरह मैंने अपने पास वो इंस्टॉल किया हुआ एक
रेस्क्यू टाइम जो मुझे बता रहा होता है कि जी किस चीज़ पे कितना टाइम आपने स्पेंड किया स्क्रीन पे, तो 2-3 हफ्ते बाद मैं जाकर देख लेता हूँ तुम कितना किया, फिर थोड़ी सी शर्म आती है कि वो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कर लिया है, देन आपको एक इम्पार्शियल एनालिसिस मिल जाता है, ठीक है। मतलब जब भी स्क्रीन ऑन होगी तो चल रहा होगा ना, यानी कंप्यूटर चल, आप उसको सेट कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन मतलब मैं अमूमन डिसेबल नहीं करता, मैं थ्रू आउट जब भी कंप्यूटर पे हो, आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ठीक है, इट विल गिव यू एन आइडिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो आपको रियल आइडिया देगा, ठीक है, उस रियलिटी से कभी नहीं घबराना चाहिए, ठीक है। जो रियलिटी चेक्स होते हैं ना, ये बड़े ज़रूरी होते हैं सारी फील्ड्स में। सियासतदान है तो आपको इलेक्शन से कभी नहीं भागना चाहिए, आप हमेशा इलेक्शन में देखें लोग क्या कह रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, एक रियलिटी चेक आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फील्ड में आप अगर प्लेयर हैं, ठीक है, तो जो भी आपकी एवरेज और वो आ रही है स्ट्राइक रेट, वो आपको देखना चाहिए कि असल में क्या आ रहा है, इट्स अ रियलिटी चेक के दूसरे के, ठीक है। आप कहेंगे जी इंग्लैंड की बैटिंग और आसिफ अली और खुशदिल करीब की चीज़ें नहीं, ठीक है, उनके जो हैं उनके आप स्ट्राइक रेट देखें 130s 140s में हैं और एवरेज भी 30+ है, पाकिस्तानी प्लेयरों में नहीं है, ठीक है। कहते हैं शायद रिजवान और बाबर की एवरेज बेहतर है लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लोअर है, लेकिन वहाँ पे आप उनको कह सकते हो कि वो कैटेगरी में उस आ सकते हैं अच्छे प्लेयर्स की, लेकिन स्टिल एवरेज स्ट्राइक रेट ऑन द लोअर साइड T20 में थोड़ा मैटर करता है। लेकिन आप कहें कि जी आसिफ अली भी उस कैटेगरी में नहीं, उसकी 16 की एवरेज है, उसका कह लो कि तो अभी वो वहाँ पर नहीं है, ठीक है, ही हैज़ टू प्रूव दैट, ठीक है, और ओवर टाइम वो करेगा, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी डिसीजन आपने लेने हो ना, अगर वो उसमें आप अपनी बायस निकाल के मैयर करें, ठीक है, तो चीज़ें आपके डिसीजंस ठीक हो जाते हैं, ठीक है, और यही हम इधर भी करना चाहेंगे। और ये आप करें तो फिर आपका जो नेटवर्क है ना, वो दैट विल परफॉर्म बेटर देन अदर्स, बिकॉज वो किसी और की बायस अगर थी और उसने बायस पर रखा हुआ था कुछ चीज़ें, आपने वो नहीं किया तो वो बेहतर हो। ओके, सो हमारे पास हमने अब 3 हिस्सों में तोड़ दिया, बिकॉज वी आर इन अ मॉडल ट्यूनिंग सेटिंग, कि हम मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या मॉडल होना चाहिए, तो उसमें हमने ये 3 में करना है। अगर आप मॉडल सेलेक्ट नहीं कर रहे तो फिर हम 2 में ही तोड़ेंगे, टेस्ट सेट, ट्रेनिंग सेट, ठीक है। ट्रेनिंग पर ट्रेन किया, टेस्ट सेट पे उसको रिपोर्ट कर दिया क्या मसला है। लेकिन अगर हम कोई पैरामीटर ट्यून करना चाह रहे हैं, जैसा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है या कोई भी और चीज़ है, तो हम फिर 3 हिस्सों में तोड़ देंगे और हम क्रॉस वैलिडेशन पे उस मॉडल की जो बेस्ट मॉडल चूज़ करेंगे और टेस्ट सेट पे उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये एरर डिफाइन कर रहे हैं विच इज़ काइंड ऑफ कॉमन सेंस। हम हमेशा से यही एरर फंक्शन यूज़ करते जा रहे हैं, सिर्फ हर एक के साथ, इसके साथ ट्रेन लिख दिया, इसके साथ क्रॉस वैलिडेशन, इसके साथ टेस्ट। इसका मतलब है कि क्रॉस वैलिडेशन वाली एग्जांपल्स में कितना एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि टेस्ट वाली में कितना आ रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेनिंग में कितना आ रहा है, ठीक है। सो काइंड ऑफ हमने ये वाली चीज़ अब बातों में ऑलरेडी कवर कर ली कि हमने डिफरेंट एग्जांपल्स दी, उनके हिसाब से थीटा उसको मिनिमाइज किया ऑन द टेस्ट सेट, सॉरी ऑन द ट्रेनिंग सेट। उसमें से क्रॉस वैलिडेशंस पे उसको देखा कि कौन सा मिनिमम कॉस्ट किस पे आती है, ठीक है, और उसके हिसाब से चूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो था ना ये बेस्ट बनता है, ठीक है। और उसको रिपोर्ट करने के लिए या उससे ये गैस करने के लिए कि असल में नई एग्जांपल्स पे ये कैसा चलेगा, वो हमने जो अभी तक अनसीन था टेस्ट सेट, उसके ऊपर उसको टेस्ट करके देखा कि वो क्या नंबर दे, ठीक है। तो ये हमारा काइंड ऑफ 3 स्टेप वो हो जाएगा। एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमने एरर पीछे गुजार दिए थे मैंने, इसमें आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि इसमें रेगुलराइजेशन वाला फैक्टर नहीं आ रहा, बिकॉज हम असल एरर देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन का मतलब था कि ट्रेन करते हुए हमने एक इसके साथ फैक्टर डाल दिया था कॉस्ट फंक्शन के साथ, ताकि वो ट्यून, ताकि पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ना हिले, ठीक है। तो लेकिन जब हम असल में एरर एनालिसिस कर रहे हो तो फिर हम उस फैक्टर को बीच में से निकाल देते हैं। ओके, सो अगला है जी डायग्नोसिंग बायस वर्सेस वेरिएंस। ये दोनों लफ्ज़ मैंने यूज़ किए थे, तो आई वुड लाइक टू सी कि किसी के जहन में इनका ठीक मीनिंग है या नहीं। बायस और वेरिएंस हमने यूज़ किया था एक लेक्चर में शायद यूज़ किया था, तो अगर नहीं भी आता तो इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन किया था
जिसने सही तरह से चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, रिवाइज समझी होंगी, उसको याद होगा कि बायस क्या थी और वेरिएंस क्या थी। नहीं, मशीन लर्निंग सेटिंग में बायस हमने किसको, एक तो बायस वो होता ना कि वही पहला वाला जो थीटा जीरो, लेकिन बायस, हाई वेरिएंस हमने कहा था कि ये दो प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी को नहीं याद कि हाई बायस कौन सा प्रॉब्लम था और हाई वेरिएंस कौन सा था? कोई बात नहीं, चलो एक ही दफ़ा पढ़ा था हमने। तो हमने दो तरह के प्रॉब्लम पढ़े थे, हाई बायस और हाई वेरिएंस, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये एक्चुअली दिस इज द सेम एज अंडर फिटिंग और दिस इज द सेम एज ओवर फिटिंग, ठीक है। इसी का एक दूसरा नाम है, ठीक है। हम अंडर फिटिंग जब कहते हैं तो उसका मतलब है हाई बायस। तो हमने ये कहा था कि अगर हमारा लेट से लीनियर रिग्रेशन है तो आप स्ट्रेट लाइन से फिट करें, तो अब ये हाई बायस वाला केस है। जो चीज़ हम अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे थे वो लेट से इस तरह की थी और हमने ये कर दिया, तो अब ये बायस वाला केस है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये अंडर फिट होता है बिकॉज हमारा जो हाइपोथेसिस है इट्स नॉट गुड इनफ, इसमें इनफ वेरी करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा केस हमने देखा था हाई वेरिएंस वाला कि ये हमारे 4 पॉइंट हैं लेकिन हम इसमें से तो गुजर गए, लेकिन उन सारे पॉइंट से तो गुजर गए बट अप्रॉक्सीमेट जो असल शेप थी उसको इतना अच्छा नहीं किया। तो इसको हमने कहा था ये ओवर फिटिंग है और इसी को हम कहते हैं हाई वेरिएंस, ठीक है। कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उसमें वेरी करने की सलाहियत तो काफ़ी है लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही है, ठीक है। उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत। इसका हल हमने क्या किया था, हाई वेरिएंस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, रेगुलराइजेशन की थी, ठीक है। इसका हल क्या था, नहीं, इसका हल क्या था कि मॉडल हमारा बड़ा सीधा था, असल अच्छा मॉडल नहीं कर पा रहा था। इसका हल ये था कि हम पॉलिनोमियल की हायर ऑर्डर टर्म्स ऐड कर लें लेट से, जो कि इसको अच्छा अप्रॉक्सीमेट कर सके। इसका था कि कम करें, ठीक है। या इसका हल ये था कि हम फीचर्स बढ़ा दें, ठीक है, तब भी ये काम हो जाएगा, ठीक है। इसका था कि फीचर घटा दें, ठीक है। तो ये जो मोटे मोटे नॉब्स हैं ना ये आपके ज़हन में पक्के होने चाहिए, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा इसीलिए दोबारा डिस्कस कर लिया है कि एक आपका हाई बायस केस है जिसमें आप बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रहे, एक आपका हाई वेरिएंस केस है इसमें भी अच्छा अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रहे, एक केस है कि जिसमें आपका मॉडल में उतनी डेप्थ नहीं थी, ठीक है। इसीलिए हम उसको बायस कह रहे हैं काइंड ऑफ, कि वो ज़्यादा सोच नहीं सकता था, ठीक है। तो उसमें मज़ीद फैक्टर डालने की ज़रूरत थी, ठीक है। वो मज़ीद फैक्टर कैसे डालने हैं वो आप पॉलिनोमियल टर्म्स भी ऐड करके डाल सकते हैं, वो आप मज़ीद फीचर्स भी ऐड करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो डालेंगे तो वो हो सकता है इसको बेहतर अप्रॉक्सीमेट करना चाहिए। एक केस ये है कि जिसमें आपने ज़्यादा डाल दिए थे वेरिएबल, ठीक है, या ज़्यादा टर्म्स डाल दी थी, तो अब वो आपका जो आपका मॉडल था वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ट्यून करने में लग गया, जबकि असल में उतनी ज़्यादा डाटा में डेप्थ नहीं थी, उसमें रैंडमली जो चीज़ें वेरी हो रही थी आप उसको ट्यून करने लग गए बजाय इसके कि आप असल उसका अंडरलाइंग पैटर्न पे जाते, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी बढ़ गई हमारी, तो इसको हमने हाई वेरिएंस या ओवर फिटिंग का केस कहा, ठीक है। तो इस केस में हमने कहा था कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को कम करें उल्टा, ठीक है, किसी तरह, या जो पॉलिनोमियल टर्म्स हैं उनको कम करें, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये तो तस्वीरें हमारे सामने, ठीक है, और हमें पता चल रहा है कि ये हाई वेरिएंस है या है। ये हमें क्यों पता चल रहा है, क्योंकि हमने एक एक्सिस बनाया हुआ है ना, कि इधर मेरा कहते हैं थीटा है और ये उसका कहते हैं हाइपोथेसिस है, ठीक है। असल में हम 10,000 फीचर्स की बात करें तो 10,000 में तो ये तस्वीर हमारे सामने नहीं होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो ये कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि केस ये वाला है या ये वाला है, क्योंकि हमने जो बड़ा डिसीजन लेना है वो ये कि हम फीचर्स कम करें या फीचर बढ़ाएं,
पॉलिनोमियल टर्म्स कम डालें या पॉलिनोमियल टर्म्स ज़्यादा डालें। तो अभी जो हम देखना चाह रहे हैं वो डायग्नोसिस हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम नहीं देख सकते ऐसा कोई कर्व, फिर क्या करें। कर्व सामने हो फिर तो हमें नज़र आ जाएगा ना कि ये कोई अच्छा नहीं है, लेकिन कर्व तो तब सामने होगा जब एक दो फीचर हो, ठीक है। दो फीचर हो गए, तीसरे फीचर पे आए नहीं तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। 3 डायमेंशन में हम देख सकते हैं, 3 फीचर आए तो फिर कॉस चौथे डायमेंशन में कैसे देखेंगे, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा। और हम तो हज़ारों फीचर्स की बात करें, ठीक है, हम तो हज़ारों थीटास की बात करें ना, तो अगर हम हज़ारों थीटास पे ट्यून करना चाहें तो वहाँ पे तो फिर हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। मगर जो थीम है, जो आपकी सारी स्टडीज़ की थीम है, वो ये है कि हम मॉडल इस किस्म का जहन में बना लेते हैं एंड देन वी डिवाइस वेज कि जब हमें नज़र ना भी आ रहा हो तो हम गेज कर सकें कि इनमें से कौन सा केस होगा, और वो अब हम अभी देखना चाहेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि 3 किस्म के केस होते हैं कि हाई बायस, हाई वेरिएंस या इन अदर वर्ड्स अंडरफिटिंग, ओवरफिटिंग, और एक इसका कोई नाम नहीं है, जस्ट राइट हमने वैसे कह दिया कि ये लग रहा है कि तकरीबन अच्छा अप्रॉक्सीमेट कर, ठीक। अच्छा, सो अब बायस वर्सेस वेरिएंस देखना हो तो हम कुछ इस किस्म का अगर लेट्स से कि प्लॉट बनाने की कोशिश करें कि जिसमें हम कहें कि हमारा इस तरफ आपका एरर आ रहा है, ठीक है, और लेट्स से कि आप इस डायरेक्शन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डाल देते हैं, ठीक है, तो यानी ज़्यादा फीचर्स या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम इधर डालना चाह रहे हैं कि क्यूबिक टर्म भी ऐड करें या ना करें, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, तो इस साइड पे हमारे पास कम ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम कुछ इस किस्म की चीज़ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, यानी कि एक ही है या, और असल में लेट से कुछ इस किस्म का था, तो इधर हमारा देखें तो एरर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो लेट से कि हम पहले हम ट्रेनिंग सेट के एरर की ही बात करते हैं कि जिस पे हमने ट्रेन किया था, लेट से भी हम टेस्ट सेट को छोड़ दें। तो शुरू में अगर हमारे पास कम फीचर्स हैं, तो कम फीचर्स हैं यानी कि हमने एक ही एक्स ही सिर्फ रखा, साइज ही सिर्फ रखा लेट से, तो हमारा एरर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ाते जाएंगे ये इसको फिट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि जब हम ज़्यादा पॉलिनोमियल बनाएं तो हमारा जो भी ट्रेनिंग सेट आ रहा था उस पर ये कोई बहुत फिट कर जाए उसको, लेकिन थोड़ा ओवर फिट हो जाए, लेकिन ट्रेनिंग सेट के ऊपर एरर उस केस में कम हो जाएगा बिकॉज ये सारे पॉइंट से गुजरा होगा, और सारे पॉइंट से गुजरा होगा तो जब हम एच ऑफ थीटा से माइनस वाई करेंगे तो वो 0 या 0 के करीब चीज़ आ रही होगी, ठीक है। तो इट विल बी मच लोअर, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेनिंग सेट वाला एरर है वो कुछ इस किस्म का जा रहा होगा, ठीक है। मे बी कर्व थोड़ा सा कर्व्ड हो या इसके बजाय इस तरह का जा रहा हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ट्रेनिंग एरर, ठीक है, जे थीटा ट्रेन कह लेते हैं इसको, ठीक है। ये आपका वो बन गया, ठीक है। अब यही काम हम टेस्ट सेट पे अगर करें कि इसी के साथ हम टेस्ट करेंगे टेस्ट सेट पे क्या परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। तो अगेन शुरू में तो मॉडल ही सही नहीं है, तो ट्रेनिंग सेट पे भी वो फेल हो रहा होगा, वो टेस्ट सेट पे भी फेल हो रहा होगा, ठीक है। तो टेस्ट सेट का भी एरर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये किसी पॉइंट पे जाकर ये कम होना शुरू होगा, लेकिन जब हम ओवरफिट करना शुरू होंगे तो क्या होगा कि ट्रेनिंग सेट का एरर तो ठीक कम हो गया था, लेकिन टेस्ट सेट का एरर बढ़ जाएगा बिकॉज ये असल डाटा को मॉडल नहीं अच्छा कर रहा, और टेस्ट सेट जो है वो तो अलग डाटा पड़ा हुआ है ना, यानी उस पर तो हम ट्रेन नहीं कर रहे थे, तो उस पर हमारा एरर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल गो डाउन, और थोड़ी देर बाद ये दोबारा कहीं पे बढ़ के इस तरफ आ जाएगा। सो आपका कोई कर्व जो है वो इस किस्म का कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है कि ये हमारा आ गया टेस्ट सेट एरर, ठीक है, जिसको मैं कह देता हूँ जे थीटा टेस्ट, ठीक है।
तो यहां तक चीज समझ आ रही। तो एक केस है हमारा जब हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कम थी, एक केस है कि जब ज्यादा थी, और दरमियान में कहीं पे वो चीज़ है कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार ये वाली जगह जो है ना, दिस इज़ द स्वीट स्पॉट। इतने पैरामीटर करें तो हमारा टेस्ट सेट के ऊपर बेस्ट केस बनता है, ठीक है। तो ये ग्राफ सारों को समझ आ रहा है कि हमने पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ाई और उसकी कॉस्ट को देखा। तो अगर हम अंडर फिट कर रहे हैं तो तब क्या है कि तब ट्रेनिंग सेट पे भी एरर ज्यादा आ रहा है, टेस्ट सेट पे भी ज्यादा आ रहा है। जब हम ओवरफिट कर रहे हैं तो ट्रेनिंग सेट का एरर कम हो गया, टेस्ट सेट का ज्यादा हो गया। तो ये जो गैप है ना, दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कि आपका प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है वो हाई बायस है या हाई वेरिएंस है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रेनिंग सेट एरर भी निकालें, टेस्ट सेट एरर भी निकालें, ठीक है। और अब क्योंकि आपके ज़हन में ये ग्राफ क्लियर है, आपने देखा यार ट्रेनिंग सेट पे भी 70% आ रहा है, टेस्ट सेट पे भी 70% आ रहा है, तो ये तो कोई अच्छी नहीं है, हम तो 90+ टारगेट कर रहे थे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों अगर हाई आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हाई बायस है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ वाला जो है हमारा प्रॉब्लम ये हाई बायस है क्योंकि हमने पॉलिनोमियल कम डिग्री का किया हुआ है। उस साइड वाला जो है वो हाई वेरिएंस है, या इसी को हम कहते हैं कि अंडर फिटिंग है या ओवर फिटिंग है। आई पर्सनली लाइक द टर्म अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग बिकॉज ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। अंडर फिटिंग बोलते ही आपको समझ आ जाती है कि मॉडल अच्छा फिट नहीं कर रहा उसको, ओवर फिटिंग बोलते ही आपको समझ आ जाती है कि हाई बायस और हाई वेरिएंस में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है अच्छा बायस क्या थी और वेरिएंस क्या थी। तो अच्छी नेमिंग जो है वो कहते हैं वही होती है जो आपको, जिसमें सेकंड थॉट आने की ज़रूरत ही ना हो। तो चल, तो आपका अंडर फिटिंग का केस है अगर दोनों सेट्स पे एरर ज़्यादा आ रहा है। ओवर फिटिंग का केस है अगर ट्रेनिंग सेट पे आपका एरर कम आ रहा है लेकिन टेस्ट सेट पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स से कि आपने ट्रेन किया, उसके बाद आपने ट्रेनिंग सेट पे देखा वो कह रहा था जी मैं तो 95% एक्यूरेट हूँ, टेस्ट सेट पे ट्राई किया तो वो 75 पे आ गया। अब आपको लग रहा है कि जी ये तो थोड़ा सा ओवर फिटिंग का मसला लग रहा है क्योंकि ट्रेनिंग सेट पे वो अच्छा जा रहा है, टेस्ट सेट पे वो बुरा जा रहा है। तो अब इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स को कम किया जाए या कोई इस किस्म का कोई तरीका लगाया जाए, ठीक है। सो या रेगुलराइज किया जाए या तो इस किस्म की चीज़ थी। सो यू गेट द आइडिया। ये वाला तो ये वाली स्लाइड बेसिकली यही शो कर रही थी, ठीक है। और सो बेसिकली आप ट्रेनिंग सेट और अगेन सॉरी मैं उधर यूज़ करता रहा हूँ टर्म टेस्ट सेट, लेकिन टिपिकली हम क्योंकि एक पैरामीटर ट्यून कर रहे हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमें उसको क्रॉस वैलिडेशन सेट पे टेस्ट करना चाहिए और उसमें जो बेस्ट आए उसको उठा के टेस्ट सेट पे चेक करके असल में नंबर देना चाहिए। तो ये हम कह लेंगे इसको कह लेंगे, ठीक है। सो ये आपको बेसिकली यही वाला ग्राफ दे रहे हैं। तो बेसिकली ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है कि अगर तो क्रॉस वैलिडेशन और ट्रेनिंग का एरर करीब करीब है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका और आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मॉडल इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। आपके मॉडल जो है वो अंडर फिट कर रहा है, इट्स हाई बायस प्रॉब्लम। अगर आपका जो क्रॉस वैलिडेशन का एरर है वो ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उसको इसका मतलब है कि आप ओवरफिट कर रहे हैं ट्रेनिंग सेट पे और आपका जो टेस्ट सेट है वो कहते हैं आपको इसका मतलब है कि ओवरफिटिंग का कोई सोल्यूशन अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जो रेगुलराइजेशन एक सोल्यूशन हो सकता है या इस किस्म का या नंबर ऑफ फीचर रिडक्शन एक काम हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। तो ये वाला ग्राफ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आप ध्यान में रखें। जब आप असल में इनको प्लॉट करेंगे तो ये इतने प्यारे प्यारे ग्राफ नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें थोड़ी बहुत नॉइज़ आ जाती है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेट्स, नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे भी मैटर करता है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल्स हों जिन पे आप ट्रेन कर रहे हो फिर ये इससे मिलते जुलते शायद बन जाए, वरना थोड़े बहुत ऊपर नीचे जाएंगे, बट इट विल स्टिल रफली फॉलो सिमिलर ट्रेजेक्ट्री और आपको आइडिया दे देंगे कि हो गया रहा है, ठीक है। सो अगेन एक स्टेप वापस आते हैं कि हमने ये क्यों पढ़े ग्राफ,
बिकॉज असल में नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, और जब असल में नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें वो एक्चुअल में एच ऑफ थीटा का ग्राफ नहीं मिलेगा कि जिससे हमें पता चल सके कि अंडर फिटिंग हो रही है कि ओवर फिटिंग हो रही है। लेकिन हम ये वाला ग्राफ बना सकते हैं बिकॉज इसके अंदर चाहे 5000 पैरामीटर्स से आपने तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वर्सेस एरर प्लॉट किया है ना, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ये आइडिया दे दें। ओके, एक और जो फैक्टर हमारा था वो था रेगुलराइजेशन का, और उसमें एक था लैम्डा। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने सेट करनी होती थी। ठीक है, और लैम्डा जो है वो कंट्रोल कर रहा होता था कि अगर आप लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा रख दें तो वो अंडर फिट हो जाएगा, अगर बहुत कम रख दें तो ओवर फिट हो जाएगा। तो कंट्रोल करना जो था बायस वर्सेस वेरिएंस को, उसके पास हमारे पास जो एक नॉब है जिसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं वो लैम्डा की वैल्यू है। ठीक है, सो अगर आपको याद हो तो हमने ये बात जब लैम्डा पढ़ा था रेगुलराइजेशन वाला, तो हमने ये बात की थी कि क्योंकि हमने इसको ट्रेनिंग करते हुए कॉस्ट में लैम्डा को ऐड कर दिया थीटा के साथ। ठीक है, और हमने कहा था कि लैम्डा को अगर हम बहुत बड़ा रखेंगे तो इसका इफेक्टिवली मीनिंग ये होगा कि ये कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए थीटास को लोअर करने की ज़रूरत है, और जब थीटा लोअर होंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट तो इसका मतलब थीटास में चेंज कम आएगी। तो अगर मैंने लैम्डा बहुत बड़ा रख लिया, लेट से मैंने कोई 1000 के करीब रख लिया, तो ये सारे थीटास तकरीबन जीरो हो जाएंगे। और रेगुलराइजेशन में हम थीटा जीरो को रेगुलराइज नहीं करते, तो क्योंकि हम इसको नहीं करते तो हमारा लेट से कि अगर मैं कहते हैं हाई लैम्डा के साथ अगर करूँगा तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो ये इट वुड बी सम कांस्टेंट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होंगी उनकी, वो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो ये वाला केस बन जाएगा कि जिसके अंदर आपका ये कांस्टेंट वाला केस, तो ये हमारा हाई बायस वाला केस बन जाता है या अंडर फिटिंग वाला केस बन जाता है। अगर मैं लैम्डा को बहुत ही छोटा रख लेता हूँ, ऑलमोस्ट जीरो रख लेता हूँ, तो ये वाली चीज़ हट जाएगी। इसका मतलब है कि रेगुलराइजेशन का कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो थीटा जो मर्जी वैल्यू ले तो उसमें आपका ओवर फिटिंग वाला केस काइंड ऑफ बन जाता है। तो आपने ये भी चूज़ करना है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी जो आपको इस किस्म का ग्राफ दे दे। ठीक है, या ग्राफ तो हमें नहीं नज़र आएगा, लेकिन इस किस्म की फिटिंग दे दे जो कि ठीक फिटिंग हो। ठीक है, अच्छा, सो रेगुलराइजेशन पैरामीटर को अगर चूज़ करना है, सो अब हम जिस प्रॉब्लम पे आ रहे हैं वो ये है कि लैम्डा की सही वैल्यू कैसे चूज़ करें। ठीक है, तो हमने बायस वर्सेस वेरिएंस को भी हल करने के लिए छेड़ना तो लैम्डा को ही था। ठीक है, तो लैम्डा की क्या वैल्यू रखें। ठीक है, अच्छा, अगेन ट्रेन करते हुए तो हम ये वाला यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन जब हम एरर एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम ये लैम्डा वाला फैक्टर निकाल देंगे। हम अपनी कॉस्ट को, जे ट्रेन वाली कॉस्ट को भी सिंपल कॉस्ट लेंगे, इसी तरह क्रॉस वैलिडेशन को भी उसमें भी वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, टेस्ट पे भी वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे जो हमने कहा था कि आप सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर वाला कर लें और उसकी एवरेज ले लें। 1/2m कर दिया था, 2 तो हमने वैसे डाला था क्योंकि कट जाता है बाद में, लेकिन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से, पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, सो ये तो हमें पता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता है कि ये हमारा सिंपल ट्रेनिंग के लिए हम जब यूज़ करेंगे तो ये वाला कॉस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन जब उसकी एरर एनालिसिस करेंगे तो हम रेगुलराइजेशन निकाल देंगे, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे वो क्रॉस वैलिडेशन का। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़। सो अब हम कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम लैम्डा को भी, जिस तरह हमने ये कहा था ना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को चेंज करके देखें, उस तरह हम यही काम लैम्डा के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप लैम्डा 0 ट्राई करें, लैम्डा 0.01 ट्राई करें, फिर 0.02, 0.04। ठीक है, तो वट मतलब आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी तरह कर लें, लेकिन एक तरीका जो यहाँ पर जो एंड्रयू इंग सजेस्ट करता है वो ये करता है कि आप इसको डबल करते जाएं। ठीक है, तो 0.1 को डबल करेंगे 0.02 हो जाएगा, फिर 0.04, 0.08, और फिर ये एग्जैक्ट 10 के बजाय 10.24 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लॉजिक डिज़ाइन पढ़ी हुई है, आपको पता है कि 2 की पावर है 1024। ठीक है, तो वो 10.24 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ क्लोज टू 10। ठीक है, तो ये आपके तकरीबन 12 केस बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 10 है, हम 0 से स्टार्ट हुए थे, तो ये करते करते जब इधर 1024 तक पहुँचेंगे तो ये आपके पास 12 केस बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा,
अब आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट लैम्डास के ऊपर एग्जैक्टली वही काम करें कि तमाम लैम्डा वैल्यूज़ पे ट्रेन करें, उसको क्रॉस वैलिडेशन भी निकालें पे भी निकालें कि क्या आ रहा है एरर, टेस्ट पे भी निकालें और फिर देखेंगे उनमें बेस्ट कौन सा आता है। ठीक है, तो लेट्स से कि आपने थीटा 5 जो है ना बेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये वही वाला काम आपने किया कि इसको सारों को मिनिमाइज किया, उसके ऊपर आपने क्रॉस वैलिडेशन के हिसाब से कॉस्ट निकाली, जो मिनिमल आया लेट्स से हम अज्यूम कर रहे हैं, असल में कोई वजह नहीं है कि थीटा 5 है, लेट्स से वो आ गया, तो उसके हिसाब से जो टेस्ट एरर था वो आपने दोबारा कैलकुलेट करके कहा कि ये इस पे एरर बनता है। ठीक है, तो ये आपका ठीक तरीका होगा लैम्डा चूज़ करने का। ठीक है, कि बेस्ट लैम्डा कैसे चूज़ करना। अगर आप कॉस्ट फंक्शन को ओवर अ फैक्टर ऑफ लैम्डा देखें, ठीक है, तो उस पर भी आपको तकरीबन उसी किस्म का ग्राफ मिलेगा कि एक केस में दोनों क्लोज होंगे, एक केस में दोनों दूर होंगे। तो बेसिकली आपका क्या होगा कि अगर आपने लैम्डा छोटा रखा है, ठीक है, तो या मैं बोर्ड पे ही आ जाता हूँ इस पर भी। सो ये आपका लैम्डा है और ये आपका जो भी कॉस्ट आ रही थी। ठीक है, तो अगर आपने लैम्डा छोटा रखा है तो अब ये अंडर फिटिंग वाला केस बन जाएगा, नहीं सॉरी, लैम्डा छोटा रखें तो ओवर फिटिंग वाला केस बन जाएगा। ठीक है, तो ओवर फिटिंग वाला केस है, लैम्डा बड़ा है तो अंडर फिटिंग वाला केस है। ठीक है, तो अगर लैम्डा बहुत बड़ा है तो ना आपका ट्रेनिंग सेट अच्छा उस पर रहेगा, यानी कि आप अगर मैं लेट से चलो पहले ट्रेनिंग सेट पे गया तो ट्रेनिंग सेट का एरर ज़्यादा आ रहा होगा। फिर जब आप लैम्डा बहुत छोटा रखेंगे तो वो ओवरफिट कर देगा, तो ट्रेनिंग सेट का एरर काफ़ी कम आ जाएगा। तो वही वाला ग्राफ लेकिन कह लो रिवर्स में आ गया ना, क्योंकि हमने उस केस में पॉलिनोमियल की डिग्री से कर रहे थे, इस केस में वही लैम्डा से वही चीज़ ट्यून करें, लेकिन इफेक्टिवली उसका मतलब क्या है कि हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास लेट से कि पॉलिनोमियल की हायर डिग्री ही है। ठीक है, लेकिन अब हम लैम्डा को छेड़ें। ठीक है, तो लैम्डा को अगर हम बहुत ज़्यादा रखेंगे तो तब क्या हो जाएगा, अंडर फिटिंग वाला केस बन जाएगा, बिकॉज फिर पैरामीटर्स वो हिलेंगे ही नहीं, और वो हिलेंगे ही नहीं तो फिर आपका एरर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप उसको बहुत थोड़ा रख देंगे तो आपके क्लोज टू जीरो आ जाएगा ऑन ट्रेनिंग सेट। ठीक है, टेस्ट सेट पे क्या होगा या क्रॉस वैलिडेशन सेट पे क्या होगा कि जब आपका लैम्डा बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली एरर उस पर बड़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये वो वाला केस बनता है कि लैम्डा बड़ा है तो इस किस्म की कोई चीज़ फिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो डाटा पे कभी भी फिट नहीं होती, डाटा आप जितना मर्जी बड़ा कर लें। ठीक है, तो इधर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, जब आपने लैम्डा बहुत छोटा कर दिया तो ये अंडर फिटिंग वाला केस बन जाएगा कि कुछ इस किस्म की अप्रॉक्सीमेशन करेगा, लेकिन ये टेस्ट सेट पे अच्छा रिजल्ट या क्रॉस वैलिडेशन सेट पे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ट्रेनिंग पे अच्छा आएगा। तो ट्रेनिंग पे तो एरर कम हो गया था, क्रॉस वैलिडेशन के ऊपर एरर कम नहीं होगा, तो वो आपका ज़्यादा ही रहेगा एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और उसमें फिर आप निकाल सकते हैं कि जो भी चीज़ मिनिमाइज करी थी इसको, दैट्स द राइट वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो ये स्लाइड बेसिकली आपको ये कह रही है कि क्रॉस वैलिडेशन सेट को यूज़ करें फॉर चूजिंग लैम्डा। ठीक है, ओके, सो पीछे अगेन कोई हमने आज नया बड़ा टॉपिक नहीं किया, हमने सिर्फ उसको कहा कि प्लॉट करके चीज़ों को देख सकें जब नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज़्यादा हों। ठीक है, तो हम फिर प्लॉट क्या करें। ठीक है, तो हमने कहा कॉस्ट को अगेंस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या कॉस्ट को अगेंस्ट लैम्डा प्लॉट करके देख लें तो इट विल गिव यू अ गुड आइडिया। दूसरा आज का की टेक अवे पॉइंट ये था कि आप टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट को अलग करें, और अगर आपने कोई पैरामीटर ट्यून करना है, चाहे वो लैम्डा हो या डिग्री हो, उसके लिए आप क्रॉस वैलिडेशन सेट, टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट 3 सेट बना लें। अच्छा, आगे जो चीज़ है वो भी काइंड ऑफ एक फर्दर टेक्निक है लर्निंग कर्व्स की, जो कि आपको आइडिया देती है कि आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग जा कैसे रही है और कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ठीक है, तो बेसिकली
ट्रेनिंग लर्निंग कर्व जो है ना, ये आप इसमें आप क्या करते हैं कि आप ना जो आपकी नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं आप उसको आर्टिफिशियली रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड टूल टू लेट यू नो कि आप ठीक डायरेक्शन में कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे ना, आप बजाय इसके कि शुरू से सारी की सारी एग्जांपल्स पे ट्यून करने के, आप शुरू में एक एग्जांपल पे ट्रेन करें, फिर 2 पे करें, फिर 3 पे 4 पे बढ़ाते जाए नंबर ऑफ एग्जांपल्स को, और देखें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एग्जांपल बढ़ती हैं तो हमारा कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आपके अगेन 2 केस बन जाते हैं कि ट्रेनिंग सेट भी है और क्रॉस वैलिडेशन सेट भी है, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेट जो है उसका जब आप एरर निकालेंगे तो वो आप जितनी लर्निंग एग्जांपल ली है उतनी, अगर एक ली है, ठीक है, लेट्स से कि मैंने एक एग्जांपल ली, इस पर मैं जो भी कर्व फिट करूंगा जो इससे गुजर रहा हो उस पर आपका एरर 0 आ जाएगा। अगर आपने 2 ली, स्टिल कोई आपका लेट्स से लाइन या पॉलिनोमियल इसके ऊपर फिट हो जाएगा, 3 पे भी इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप एग्जांपल्स बढ़ाते जाएंगे तो अब आपका ट्रेनिंग सेट जो है वो सारी चीज़ों को फिट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा कि शुरू में आपके पास क्लोज टू 0 है, लेकिन जैसे जैसे एग्जांपल्स बढ़ती जाती हैं तो आपका ट्रेनिंग सेट का एरर ग्रो करता जाता है, ठीक है। टेस्ट सेट पे क्या होगा, अगर आपने एक एग्जांपल सेट किया था तो ये तो बहुत ही बुरा एस्टिमेट होगा, ठीक है। तो टेस्ट सेट पे तो बुरी तरह फेल होगा, क्योंकि टेस्ट सेट पे तो हम सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे सारी टेस्ट सेट वाली एग्जांपल से कंपेयर कर रहे थे ना। तो ट्रेनिंग सेट पे तो हम सिर्फ अगर एक एग्जांपल थी तो उसी से एरर निकाल रहे थे, टेस्ट सेट पे तो हम सारों से निकाल रहे, तो उसका एरर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे मॉडल ट्यून होता जाएगा उसका एरर कम होता जाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ हमारा इस किस्म का ग्राफ बनेगा कि शुरू में आपका ट्रेनिंग एग्जांपल, क्योंकि आपकी एग्जांपल्स कम है तो उस पर बहुत अच्छा हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग सेट का एरर बढ़ता जा रहा है, और टेस्ट सेट का जो एरर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ट्रेन करते जाएंगे टेस्ट सेट का एरर, और ऑब्वियसली इनमें कुछ गैप रहेगा क्योंकि ट्रेनिंग सेट पे वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ट्यून हो जाएगा और टेस्ट सेट पे इतना अच्छा ट्यून नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो हाई बायस और हाई वेरिएंस वाला केस बनते हैं वो क्या बनते हैं, ठीक है। सो अगर आपका हाई बायस होगा तो तब क्या होगा। हाई बायस का मतलब है कि मेरे पास लेट्स से कि मैं लीनियर रिग्रेशन कर रहा हूँ, तो अब असल में कर्व लाइन नहीं थी, ठीक है, वो कर्व था और मैंने उसको लाइन से मॉडल किया। अब मैं ट्रेनिंग एग्जांपल बढ़ा भी दूँ स्टिल आपका एरर तो उसी तरह आता रहेगा, ठीक है। एरर की एवरेज तो तकरीबन वही रहेगी ना, क्योंकि हम कॉस्ट निकालते हुए उनकी एवरेज ले रहे हैं, तो एरर की एवरेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी आपका नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल बढ़ाने पे भी आपका जो ट्रेनिंग वाला कॉस्ट है वो बेहतर नहीं हो रही अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई बायस, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो क्या होगा कि आपका जो एरर है वो वहीं का वहीं रह रहा है, ट्रेनिंग सेट का एरर ओवर टाइम इम्प्रूव नहीं हो रहा, बिकॉज आपका मॉडल इसको अप्रोक्सीमेट कर ही नहीं सकता था, ठीक है। तो चाहे कम एग्जांपल थी चाहे ज़्यादा एग्जांपल थी, आपकी एवरेज एरर तकरीबन वहीं का वहीं रह रहा है, और आप शुरू में जो 0 था जब आपने एक ट्रेनिंग सेट ली फिर दूसरी, लेकिन थोड़ा सा जब जैसे ही 10-12 एग्जांपल हुई उसके बाद से आपका एरर जो था वो काइंड ऑफ स्ट्रेट होना शुरू हो गया, और उसके बाद ओवर टाइम वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। और यही काम आपका क्रॉस वैलिडेशन के साथ होगा कि शुरू में उसका एरर बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज ट्रेनिंग सेट में तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट हो गया कि आपने एग्जांपल ही एक ली थी, टेस्ट सेट तो अलग था, एग्जांपल्स थी तो उन पे ज़्यादा था, लेकिन जब आप स्टेबल स्टेट पे थोड़ा सा पहुंचे, जब आपकी ज़्यादा एग्जांपल्स हो गई तो आपका टेस्ट सेट पे भी वही एरर आ रहा है जो ट्रेनिंग सेट पे करीब करीब आ रहे हैं इन अदर, ठीक है। तो हाई बायस अगर होगा ना तो अब आपका जो ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल है ना वो आपको कोई ख़ास हेल्प नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये जो हमने शुरू में डिस्कस किया था क्या ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन ये थी कि ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल्स कर लें, ठीक है, तो वो आपको कोई ख़ास हेल्प नहीं करेंगे बिकॉज आपका मॉडल ही इतना अच्छा नहीं था। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप ये वाला प्लॉट कर लें, और इस वाले प्लॉट से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे मॉडल में मसला है या नंबर ऑफ एग्जांपल्स कम है, ठीक है। हाई वेरिएंस वाला क्या केस था कि उसके अंदर आपका बेसिकली इनके दरमियान गैप रहेगा,
ठीक है। बिकॉज क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी एग्जांपल्स बढ़ती जाएंगी, अब आप उसको अच्छे से अच्छा अप्रॉक्सीमेट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका क्रॉस वैलिडेशन वाला है, वो जैसी आपकी हाई वेरिएंस आएगी उसका एरर एक जगह पे फिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गैप है ये आपको आइडिया दे रहा होगा कि अगर तो ये गैप फिक्स रहना शुरू हो गया है तो अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि जब मजीद ट्रेनिंग हेल्प नहीं कर रही। अगर ये डिक्रीज होता जा रहा है तो ये अब आपको बता रही है कि यार मैं मजीद ट्रेनिंग जो करता हूँ उससे क्रॉस वैलिडेशन वाला भी एरर कम हो रहा है। इसका मतलब है कि मजीद एग्जांपल्स देने से या मजीद डाटा देना हेल्प कर रहा है, तो आप मजीद फिर ट्रेन करते जाए, ठीक है। तो हाई वेरिएंस वाले केस में हो गया, ठीक है। टाइम जो है ना हमारे पास अभी वो करीब ही है, हमारा ये भी तकरीबन ख़त्म ही हो रहा है, तो ये आखिरी है, ठीक है। ओके, सो जो हमने शुरू में एग्जांपल पुट की थी जिसमें हमने ये कहा था कि हाउसिंग प्राइसेस में लेट से कि हमारे पास बुरी हमने अपना नेटवर्क ट्रेन किया और उसके बाद जब हमने रियल डाटा पे चलाया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। तो हमने कहा था कि बहुत सी ऑप्शन है। पहली चीज़ है कि ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल्स कब हेल्प करेंगी। अगर हाई वेरिएंस वाला केस है जिस तरह हमने पिछली स्लाइड पे देखा, ठीक है, तो हमने देखा था कि मज़ीद ट्रेनिंग एग्जांपल में वो नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो वो अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये हाई वेरिएंस के लिए अच्छी चीज़ है कि आपके पास मज़ीद ट्रेनिंग एग्जांपल्स आ जाए, ठीक है। कम सेट ऑफ फीचर्स का आप ट्राई करेंगे। अगेन अगर हायर वेरिएंस वाला सीट है, ओवरफिट आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल ऑटोमेटिकली ओवरफिटिंग को भी किसी तरह थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं ये कम करने से ओवरफिटिंग हल होती है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फीचर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से वो वेरी कर सकता है आपका हाइपोथेसिस। तो आप उनमें से ज़रा केयरफुली चूज़ करके कुछ निकाल दें तो ये आपकी हाई वेरिएंस को रिजॉल्व कर सकती है। ज़्यादा फीचर्स आप कब लगाएंगे? अगर आपने जो एनालिसिस किया उसमें आपको लगा कि हमारी हाई बायस वाला केस है, आप अंडरफिट कर रहे हैं। अंडरफिट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि नहीं यार सिर्फ साइज़ की बेस पे नहीं, मुझे तो नंबर ऑफ बेडरूम्स भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए कि वो किस लोकेलिटी में है, साथ उसके एक्स्ट्रा प्लॉट है कि नहीं, ठीक है, तो मतलब कॉर्नर प्लॉट है कि नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे फीचर बीच में डाल सकते हैं ना, तो आप एडिशनल फीचर्स डालने की कोशिश करेंगे अगर हाई बायस वाला केस हो। अगेन पता कैसे चलेगा? लर्निंग कर्व से पता चलेगा, ठीक है, जिसमें जो आपको बता रहे, ठीक। पॉलिनोमियल फीचर से क्या होगा? मजीद फीचर डालने किसको सॉल्व करेगा? अंडरफिटिंग को, ओवरफिटिंग को? अंडरफिटिंग को सॉल्व करेगा, क्योंकि ज़्यादा पॉलिनोमियल टर्म आएंगी तो अब आप अपना मज़े मज़े के कर्व बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ओवरफिटिंग हो सकती है, ठीक है। लैम्डा डिक्रीज कब करते हैं? अंडरफिटिंग के लिए, ओवरफिटिंग के लिए? लैम्डा अगर बड़ा होगा तो अंडरफिट होता है, लैम्डा छोटा हो तो ओवरफिट होता है, ठीक है। तो अगर हम छोटा कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपकी अंडरफिटिंग हो रही थी, आपने इसको कम कर दिया ताकि ओवरफिटिंग हो सके थोड़ी सी, ठीक है। आपने ज़्यादा अंडरफिट कर दिया, ज़्यादा टाइट कर, ठीक है। और इंक्रीज कब करेंगे? अगर आपकी नहीं, अगर आपकी ओवरफिटिंग हो रही है, ठीक है, तब हम इसको डिक्रीज करेंगे, तब इसको इंक्रीज करेंगे ताकि आप उसको रेगुलराइज कर सकें, ठीक है। इसमें आप एक दफ़ा ना वो क्या कहते हैं, मैं कहता होता हूँ कि आराम से सांस लेके लंबा फिर सोचें कि क्या होगा, तो वो आपको सही सही फिगर आउट हो जाता है कि किस केस में क्या होगा, ठीक है। सो बेसिकली इसके अलावा जो एक ऑप्शन रह जाती है वो ये रह जाती है कि अच्छा आप छोटा नेटवर्क भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आप छोटा नेटवर्क बनाएंगे, मतलब ऑब्वियसली आप बना रहे हैं, आपके पास 2 ही इनपुट हैं, एक ही आउटपुट है लेट से, तो आप वहाँ पे 3 लेयर भी लगा सकते हैं, आप 10 भी लगा सकते हैं, मल्टीपल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप छोटा लगाएंगे तो ये कंप्यूटेशनली चीपर है, कम कंप्यूटेशन में काम होगा। अगर कहीं किसी ऐसी जगह लग रहा है जहाँ बहुत सारी कंप्यूटेशन होने से आपको फ़र्क पड़ता है, आपकी बैटरी पावर चाहिए, कहीं पे कुछ और चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आप शायद छोटा नेटवर्क लगाना चाहिए। जहाँ पर आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे आप बड़ा नेटवर्क लगाना चाहिए। बड़ा नेटवर्क जो है वो अमूमन ओवरफिट कर सकता है, बिकॉज आपने आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ा दिए, तो उसको हम रेगुलराइजेशन से
कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ओवरफिट ना हो, लेकिन टिपिकली बड़ा नेटवर्क जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू छोटा नेटवर्क। अगेन इसको करने का तरीका क्या है कि आप एक क्विक एंड डर्टी इम्प्लीमेंटेशन कर दें ऑफ अ स्मॉल नेटवर्क, फिर आप वही ट्रेनिंग सेट, क्रॉस वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट बनाएं। आप ये सारे आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करें, देखें कि यार लेयर बढ़ाने से मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, अगर तो फ़ायदा हो रहा है ठीक है तो बढ़ाते जाएं, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन सेट पे जो बेस्ट आपको लगे, ठीक है, क्योंकि एक लेवल से आप ज़्यादा जाएंगे तो डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करें उसमें हो सकता है ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत ही ना हो। तो आप अगर वो 2 लगा दी, आपने तीसरी लगाई तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चौथी लगाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने 1 2 3 4 लगाकर हर एक के ऊपर आपने क्रॉस वैलिडेशन सेट पे चेक कर लिया, जिस पे आपको बेस्ट आ रहा था आपने कहा कि यार इतनी लेयर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट रूल ऑफ थंब बताया, अपनी बायस निकाल दें। आपका दिल करता है कि नहीं 2 लेयर लगा दूँ या 1 लगा दूँ, आप उसको छोड़ो, लेट्स मेक इट दिस वे कि हम मल्टीपल लेयर लगा देते और देखते हैं कौन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और वो वाला उठा लेते हैं। जब इस प्रिंसिपल पे चल रहे होंगे तो यू विल गेट टू द राइट कंक्लूजन, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर हम रुकते हैं, ठीक है।